Friends, now today we are going to discuss about work energy and kinetic energy. In the previous topics we have discussed the scalar product of two vectors, how to do the scalar product, that is represented by a vector dot b vector, that is ab cos theta. तो उसका एक एप्लीकेशन है वर्क जो है, that is the dot product of force and displacement basically. तो हम लोग यहाँ वर्क को डिस्कस करते हैं, वर्क क्या होता है. तो वर्क मीन्स कार्य. जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, लेमन लैंग्वेज है, उसमें जो वर्क का मीनिंग है वो अलग है और फिजिक्स में वर्क का मीनिंग अलग है. मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि जो वर्क है बेसिकली, जब एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहा है घर में बैठ करके, हम बोलेंगे वो वर्क कर रहा है. एक आदमी ने अपने सिर के ऊपर लोड उठाया कुली ने और वो प्लेटफॉर्म पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है, तो वो हम बोलेंगे वो तो कॉमन लैंग्वेज तो वर्क कर रहा है. आई एम टीचिंग यू, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ. और ऐसे वॉचमैन गेट के ऊपर ड्यूटी कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो कॉमन लैंग्वेज में वो काम कर रहे हैं. लेकिन जब मैं फिजिक्स में आपको बताऊंगा तो ये जो मैंने एग्जांपल दी, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लैंग्वेज. तो देखते हैं क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं. बेसिकली वर्क होता क्या है, फिजिक्स में वर्क का मीनिंग अलग होता है और कॉमन लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग अलग होता है. एक टीचर सारा दिन खड़ा होकर क्लास पढ़ाता है, तो हम देखेंगे कि वो कोई काम नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लैंग्वेज, लेकिन जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसमें वो काम कर रहा है. एक आदमी है, वो सारा दिन आकर के इस दीवार के ऊपर धक्का लगाता रहे, तब भी वो कोई भी काम नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लैंग्वेज. लेकिन हम बोलेंगे कुछ ने काम किया, उसको तो पसीने आ जाएंगे. तो यहां पर एक्चुअली में वर्क क्या होता है, वर्क जो है कि वर्क इज सेड टू बी डन. एक्चुअली में काम जो है होगा, इज सेड टू बी डन, इज सेड to be done if a force acting on a body actually displaces it through a certain distance in the direction of applied force, in the direction of applied force. ये हमारी वर्क की डेफिनेशन है. वर्क is said to be done if a force acting on a body actually displaces it through a certain distance in the direction of force. Means काम कब होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, हमने इसको ऐसे रखा हुआ है. अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हमने इसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर दी. जब हमने इसके ऊपर फोर्स F लगाई तो बॉडी मान लीजिए यहां से कहां चली गई, यहां पर चली गई, B पॉइंट के ऊपर आ गई. तो हम बोलेंगे इसने डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे कि इट हैज डन सम वर्क. लेकिन अगर मान लो बॉडी यहां से डिस्प्लेस नहीं होती है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा. वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा. तो मींस जो हमारा वर्क है, बेसिकली वर्क जो है, जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर और बॉडी एक्चुअली डिस्प्लेस होगी तो वर्क डन होगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि जैसे मान लो एक आदमी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है. जब वो दीवार के ऊपर फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन दीवार इतनी बड़ी है कि ये दीवार नहीं हिल रही है, तो एस कितना हुआ, जीरो हुआ. तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया. इस केस में वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया. तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्चुअली डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. हम कार के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर कार डिस्प्लेस कर जाती है, जब वो आगे चली जाएगी तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा. तो इस तरह से ये हमारा वर्क है. वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्चुअली डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब हम एक्चुअल में जो वर्क है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि वो किसके बराबर होता है. इन द वर्क जो वो किसके बराबर होता है, एक्चुअली में वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. देयर आर टू सिचुएशंस. बेसिकली जैसे हम लोग कार चलना शुरू करती है, जैसे कार को मैंने यहां से फोर्स लगाई, तो कार जब चलना शुरू करेगी कार, तो क्या वो एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, नहीं. पहले वो धीरे चलेगी, फिर धीरे से, मतलब फोर्स बढ़ रही है, फोर्स आपकी बढ़ रही है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग कि एक जैसी फोर्स जब लगेगी तब वो इन्फॉर्मेशन में मतलब मोशन में मूव करेगी. अगर मूव करेगी उस केस में कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे. एक्चुअली में जब भी हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो पहले जीरो लगेगी, जीरो से वो मैक्सिमम की तरफ को जाएगी. तो फोर्स वेरिएबल है. फोर्स कैसी है,
वेरिएबल है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना है और उसके बाद वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, अगला जो हमारा लेसन होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, बेसिकली जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा बाय द कांस्टेंट फोर्स। द फोर्स इज कांस्टेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मींस मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसके ऊपर क्या किया, यहां से फोर्स अप्लाई किया F, और it will displace through a certain distance, that is S, it will reach at here, then the work done is said to be equal to W is equal to F into S, F into S. This displacement should be in the direction of applied force, because the applied force in this direction, displacement also in this direction, that's why work done is equal to force into displacement होगा, work done is equal to force into displacement होगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर हमारे पास केस है कि हमने जो बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स है वो ऐसे अप्लाई कर दी, दिस इज द फोर्स, नाउ इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, सी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। Now this force have, you know, this force is it has two rectangular components toward this side, that is fx, or that is equal to f cos theta, and toward this side there is f sin theta, so that is equal to fy. If you see fy is equal to f sin theta means हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर को नहीं जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट कहां को जा रहा है, आगे को जा रहा है, ऐसे आगे को मूव करेगा। अगर आगे को मूव करेगा तो हमारी जो डेफिनेशन है वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस। क्यों? क्योंकि जिधर को डिस्प्लेसमेंट है उधर कोई एक्चुअल में जो फोर्स अप्लाइड इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स अप्लाइड कितनी है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा है, और हमारे पास यहाँ एस है, इस तरफ को वर्क डन हो रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे चला गया ऑब्जेक्ट ये, तो अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर गया, ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो कोई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कोई काम नहीं करेगा, ओनली एफ एक्स करेगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए बॉडी एक्चुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर को अप्लाइड फोर्स लगेगी या जिधर को डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा और फोर्स का होगा उधर को होगा वर्क डन। तो हमारे पास एफ एक्स आ गया, एफ एक्स के एफ कॉस थीटा इनटू एस, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। लेकिन हमें पता है कि जो एफ एस कॉस थीटा, एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट क्या आएगा, एस, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन किसके बराबर होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बेसिकली, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर आता है, तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट S, that is F into F dot S, that W is equal to F dot S। ये आप लोग याद रखेंगे कि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ऐसे यहां पे मान लीजिए हम लोग उस केसेस डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज अगर हमारे पास नंबर फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो, 0 मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन हो, तो उस केस में वर्क डन किसके बराबर होगा? तो हमारे पास वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है इनटू कॉस थीटा है, यहां पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो हमारे पास W आ जाएगा एफ एस कॉस 0, और दैट इज इक्वल टू एफ इनटू एस, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज W इज इक्वल टू एफ इनटू एस। नाउ द सेकंड केस, इफ सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट अबाउट द वर्क डन? एफ एस कॉस 90, then what is the work done? That is equal to fs cos 90, the work done is equal to fs cos 90, that is equal to 0, so you will got 0. What is the work done? That is equal to 0, there is a 0 work done. And the third case, suppose if theta is equal to 180 degree, then what about the W is equal to fs cos 180 degree, or cos 180 degree is equal to -1, so W is equal to minus fx. It means जो आपका वर्क डन है, यहां पर आपका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे आपका वर्क डन 0 आ रहा है, और यहां पे वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मींस वर्क डन में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, और इट में भी 0। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है।
अब जैसे थीटा इक्वल टू 90 का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक पुली है, पुली ने लोड अपने सिर के ऊपर उठाया हुआ है। दिस इज सपोज हमारे पास कोई पुली है जिसने क्या किया हुआ है, लोड अपने सिर के ऊपर उठाया हुआ है और इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब लोड जब इसने ऊपर उठाया तो इसका फोर्स कहां को लग रहा है, नीचे को लग रहा है, इसका वेट नीचे को है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। जब लोड उठा करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, व्हाट इज वर्क डन, एंगल थीटा 90, व्हाट इज द वर्क डन, जीरो होगा इस केस में। एक आदमी सूटकेस लेके मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल इसमें प्लेन पाथ में मूव कर रहा है, तो वर्क डन अगेन इक्वल टू जीरो, क्योंकि फोर्स जो कितनी होगी, नीचे को होगी, और वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो वर्क डन के एग्जांपल है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय द टेंशन इन दिस केस दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज़ एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, फोर्स और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये कुछ एग्जांपल है जीरो वर्क डन के, किसके, जीरो वर्क डन में भी जीरो, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। अब पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ को, जब वो फ्रीली फॉल अर्थ की तरफ को करेगा तो फोर्स कहां को लगेगी, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां को होगा, नीचे, और एफ और एस के बीच में एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, यहां पे आ जाएगा एफ एस कॉस 0, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और उसी सपोज करिए यहां पे वर्क डन इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। लेकिन मान लीजिए हम क्या करते हैं कि हम यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर को, जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा तो अप्लाइड फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज अगेन इक्वल टू पॉजिटिव, वर्क डन इज अगेन पॉजिटिव। लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को भेजा, यहां से अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजा, तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहां पे एक्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को एक्ट हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर को। एंगल कितने डिग्री हुआ दोनों में, 180। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी बाय द इफ वी थ्रो द ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द वर्क डन इज नेगेटिव। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन, दिस एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ एक्ट होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज act always opposite to the applied force. What is the angle between these two? That is displacement is toward this side, suppose displacement is toward this side. What is the angle between force and displacement, this frictional force and displacement? That is equal to 180. Then again work done is negative, work done is negative. So work done by the frictional force is also negative, it also negative. So we have the example of zero work done, positive work done, negative work done. Zero work done कब होगा, work done is 0 if theta is 90. वर्क डन इज पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट, याद रखेंगे एक्यूट मींस लेस देन 90, एंड W इज इक्वल टू नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा इज मींस ऑब्ट्यूस, अगर ये ऑब्ट्यूस होगा। तो दिस अबाउट द वर्क डन। नाउ वी विल डू द यूनिट ऑफ वर्क। इफ यू सी यूनिट ऑफ वर्क, आपका यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, वर्क किसके बराबर आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट आ गया, एसआई सिस्टम में वर्क का। एसआई सिस्टम में हम इसको बोल देंगे जूल, क्या बोल देंगे, जूल बोल देंगे। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। और सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, डाइन और सेंटीमीटर, और इसको बोल देंगे अर्ग, क्या बोल देंगे, अर्ग। अर्ग यूनिट है वर्क का सीजीएस सिस्टम में, और ये जो यूनिट है ये किसमें है, एसआई सिस्टम में है वर्क का। एसआई सिस्टम है जूल और सीजीएस सिस्टम है जूल, न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर। नाउ suppose I write work done is equal to F into S, I can say work done is equal to Newton meter. Work done is said to be, work done is said to be 1 Newton meter if a force of 1 Newton displaces a body through 1 मीटर, या 1 जूल लिख लीजिए आप, 1 जूल, वर्क डन इज सेड टू 1 जूल इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस्ड बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे ही वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग
इफ ए फोर्स ऑफ 1, यहां अर्ग आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा बताइए, वहां यहां आ जाएगा डाइन, 1 डाइन, और यहां पे क्या आ जाएगा डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज 1 joule is equal to, that is Newton meter. If you see Newton is equal to 10⁵ dyne into meter means 100 into 100 centimeter. You will got 10⁷ dyne centimeter. So 1 joule is equal to 10⁷ arc. This is the relation between joule and arc. So this is all about your work. If you see the dimension formula of it, force का तो आपको याद ही है, mlt minus 2 फोर्स के लिए into displacement के लिए क्या होगा, L होगा, तो आपका डायमेंशन फार्मूला का ml² t minus 2, इट्स डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क इज ml² t minus 2. So this is your work. So we have done the unit of work also. Now we will discuss about energy. Energy क्या होती है? Then we will discuss kinetic energy. Basically we have to go to kinetic energy. Basically एनर्जी क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैंने इसके पास एक और ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, तो ये क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है? नहीं लगा रहा है। इस केस में वर्क डन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। लेकिन मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u अप्लाई कर दी। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u अप्लाई की, जब ये इसके पास आएगा, इसके ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इस तरफ को चला जाएगा। It will move from here to here. It will do some work. See, S. तो ये क्या करेगा? यहां से यहां चला जाएगा, तो ये वर्क करेगा, कितना करेगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वर्क होता है, लेकिन जब वो वर्क होता है तो बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है टू डू द वर्क। बॉडी के अंदर एक कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो काम करेगी। जब हम कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो काम करेगी। अगर वो काम करेगी तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मींस and what is energy? Capability of doing work is called energy. I will write here capacity. You can use the word capacity also. Capacity of doing work is called energy. Means जो work है वही एनर्जी है। जो बॉडी काम करेगी तो उसके पास एनर्जी हो। सपोज करो जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के पास एनर्जी है कि मोटरसाइकिल के पास एनर्जी है? भाई पेट्रोल के पास एनर्जी है। मोटरसाइकिल बिना पेट्रोल के मूव भी नहीं कर सकता, तो पेट्रोल के पास एनर्जी जब उसको यूटिलाइज करेंगे। मोटरसाइकिल तो एक मशीन है जो कि उस एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। मोटरसाइकिल एक मशीन है जो उस एनर्जी को वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, as you know about the energy, the capability of doing work is called energy. Basically एनर्जी जो कभी लॉस नहीं होती है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज देयर। जैसे पेट्रोल वाली एनर्जी का एग्जांपल दिया, तो पेट्रोल वाली एनर्जी का नाम होगा केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल से वो एनर्जी बन रही है। दैट विल चेंज इनटू, जैसे हम पेट्रोल डालेंगे तो उसमें हीट निकलेगी, दैट विल चेंज इनटू हीट एनर्जी। साथ में साउंड निकलेगी, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब समुद्र है, समुद्र के पास लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, तो टाइडल एनर्जी बोलेंगे उसको। तो टाइडल एनर्जी क्यों आई? वो वर्क करेगा, हम उसके पास टरबाइन रख देंगे, टरबाइन घूमेंगे और जनरेटर काम करेगा। जनरेटर काम करेगा मींस हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हमारी जो टाइडल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी का वो यूनिट होगा जो वर्क का होगा। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज इन सीजीएस सिस्टम। और डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा इसका? सेम होगा। दिस इज एनर्जी। अब एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज देयर, बट हियर इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है। एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको साथ डील करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। नाउ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक मींस मोशन, काइनेमा मींस मोशन, मींस जो एनर्जी मोशन के कारण आएगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे।
द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी को के डॉट ई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन के कारण एनर्जी आएगी। जैसे सपोज करिए काइनेटिक एनर्जी मींस जो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी आई उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोले। अब इसके तो कई एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी के, मोशन के कारण। जैसे मेरा हाथ है, इस रेस्ट में means there is no kinetic energy but it start moving, it has some motion, it means it has some kinetic energy. You know there is a concept of momentum. What is momentum? Momentum is mass into velocity. The kinetic energy means if there is a momentum then there is a kinetic energy. Basically momentum is zero, kinetic energy is zero. Means kinetic energy is due to momentum of the body. Means the kinetic energy, suppose करिए इसके कई एग्जांपल हैं। A car is moving with some velocity, it has kinetic energy. Yes, it has kinetic energy. Water is flowing in the river, it has kinetic energy. Yes, it has. Air is blowing, it has the kinetic energy. Any object which is in motion have the kinetic energy. This you have to remember. जो body चले, चाहे electron is moving, it has the kinetic energy. Proton is moving, it has the kinetic energy. Whatever the object which moves, that have the kinetic energy. Means if the object will move, it has the anything with air is blowing, it has the kinetic energy. Fan is moving, it has the kinetic energy. Every object which is in motion have the kinetic energy. जो motion में उसके पास kinetic. If the object is at rest, but the kinetic energy that is equal to zero. Why? Because उसकी velocity कितना है? Zero है. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन इसका करना है। बेसिकली इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? अब उसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम बॉडी को क्या करेंगे, बॉडी को चलाएंगे और वर्क डन निकाल लेंगे, जो वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। रेस्ट से बॉडी को मूव कराएंगे और वो मूव करेगा तो दैट गिव्स द काइनेटिक एनर्जी। या दूसरा तरीका है कि बॉडी मूव करते हुए आ रही है, हम उसको स्टॉप करते हैं, तब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with the initial velocity u is equal to 0 with a external force F is equal to ma as per Newton's law of motion. F is equal to ma, having the acceleration a with the external force F and acquire final velocity b. Then acquire final velocity b, then what we can say, what is the, see I have this example, see here, ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से चला और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और एक्वायर द वेलोसिटी v इज इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v एक्वायर करता है ये। इसका मास m है और इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? a है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी लगेगी? m into a। लेकिन हमारा वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स into डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह हम लिखते हैं ma into s। व्हाट इज द वर्क डन? इक्वल टू ma into s। मान लीजिए जिसकी वेलोसिटी u है, u इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी उसमें चेंज आया, तो हमारे पास एक रिलेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस केस फॉर फॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट हियर u is equal to 0, then v square is equal to 2as, then what is a equal to b square by 2a, sorry a is equal to b square by 2s। हम इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, w किसके बराबर हो जाएगा? m into b square by 2s into s, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2। और ये जो वर्क डन होगा ये किसके बराबर होगा? दिस वर्क डन इज इक्वल टू, दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? इक्वल टू half into mv square. This is the expression for kinetic energy. See, kinetic energy will depend on mass and depend upon velocity. If mass is more, then the kinetic energy is more. If velocity is more, then the kinetic energy is more. So this is kinetic energy equal to half mv square. अब हम आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम थी, तो मेरे कल का जो टॉपिक उसमें मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स और
वर्क डन ड्यूरिंग बाय द वेरिएबल फोर्स, इन 3 टॉपिक्स को मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज इतना ही टाइम है तो हम इसमें कवर कर लेते हैं। अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको मैं कल आपको कराऊंगा, और एग्जाम में आती है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो मेरा चैनल है एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट and give me sports if you like my lectures. Thanks, have a nice day.